नमस्कार, मैं डॉक्टर भाऊसाहेब नळे सुंदरराव सोलंकी महाविद्यालय के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूं और आज मैं आपके सामने साहित्य की अवधारणा और स्वरूप को लेकर अपनी बात रखने के लिए उपस्थित हूं। इसके पहले वाले 2 वीडियो में हमने देखा साहित्य शब्द का अर्थ और उसकी व्याप्ति तथा दूसरे वीडियो में हमने देखा साहित्य की अवधारणा और स्वरूप को लेकर संस्कृत के आचार्यों ने जो परिभाषाएं दी है उस परिभाषाओं के आधार पर साहित्य की संकल्पना को समझने का हमने प्रयास किया है। और आज के इस तीसरे वीडियो में हिंदी के आचार्य एवं पाश्चात्य आचार्यों ने जो साहित्य की परिभाषाएं दी है उन परिभाषाओं को समझने का प्रयास हम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम हिंदी के आचार्यों ने काव्य को लेकर जो परिभाषाएं दी है उन परिभाषाओं को देख लेते हैं। हिंदी के विद्वानों में सबसे पहले नाम आता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। उन्होंने काव्य या साहित्य को परिभाषित करते हुए लिखा है, जो प्रभावशील रचना पाठक और श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है कविता कहलाती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पाठक और श्रोता के हृदय पर आनंद अनुभूति का बोध कराने वाली रचना को ही काव्य मानते हैं। लेकिन काव्य या साहित्य का उद्देश्य केवल आनंद अनुभूति देना या पाठक या श्रोता को आनंदित करना यहां तक सीमित न होकर इससे अधिक कई उद्देश्य जो है वह काव्य तथा साहित्य के हमें देखने के लिए मिलते हैं। उन उद्देश्यों का समावेश इस परिभाषा के अंतर्गत होता हुआ हमें देखने के लिए नहीं मिलता। यह इस परिभाषा में हमें दोष देखने के लिए मिलता है। अगले हिंदी के महत्वपूर्ण आचार्य है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने काव्य को परिभाषित करने के लिए 2 परिभाषाएं दी है। उनमें से पहली परिभाषा है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त दशा ज्ञान दशा कहलाई जाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस तरह की परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है। अब इस परिभाषा में ज्ञान दशा और रस दशा इन दोनों का जिक्र उन्होंने किया है, लेकिन इन दोनों का समावेश कविता या साहित्य के अंतर्गत करने के साथ साथ अन्य बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे कि वाणी शब्द और अर्थ से युक्त वाणी यहां महत्वपूर्ण है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञान के साथ साथ रस और शब्द और अर्थ से युक्त वाणी को प्रधानता अपनी परिभाषा में दी है। इन सभी से युक्त रचना को वे कविता या साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा यह साहित्य को परिभाषित करने के लिए उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण परिभाषा के रूप में हमारे सामने आती है और इस कारण इस परिभाषा का महत्व साहित्य के क्षेत्र में अनन्य साधारण हमें देखने के लिए मिलता है। दूसरी परिभाषा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। इससे स्पष्ट बोध होता है कि जीवन जीते समय व्यक्ति को जो अनुभूति मिलती है, जो अनुभव समाज के द्वारा मिलते हैं,
चाहे वे सुखात्मक हो, चाहे वह दुखात्मक हो, चाहे वह व्यक्ति के द्वारा मिले हो, चाहे वह समाज के द्वारा मिले हो, या अन्य कहीं से भी जिन अनुभूतियों की प्राप्ति व्यक्ति करता है, उस अनुभूति की अभिव्यक्ति जिस विधा के माध्यम से की जाती है, उस विधा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य या काव्य मानते हैं। यहां तथ्यात्मक अनुभूति बहुत महत्वपूर्ण है, प्रामाणिक अनुभूति बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष समाज के द्वारा या व्यक्ति परिवार के द्वारा, जाति या वर्ग के द्वारा मिली हुई अनुभूति की अभिव्यक्ति जब वह व्यक्ति करता है, तब उस अभिव्यक्ति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य या काव्य के रूप में स्वीकारते हैं। और इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह दोनों परिभाषाएं साहित्य को परिभाषित करने के लिए हमें उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण लगती है। अगले महत्वपूर्ण हिंदी के आचार्य है श्याम सुंदर दास। इन्होंने साहित्य को परिभाषित करते हुए लिखा है, काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। अर्थात श्याम सुंदर दास की निगाह में काव्य का उद्देश्य अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि को निर्माण करना मात्र है। लेकिन हमें यहां एक बात अवश्य याद रखनी चाहिए, पाठकों को चौंकाने के लिए साहित्य का सृजन नहीं होता, चमत्कार की अनुभूति देने के लिए साहित्य का सृजन नहीं होता, या अलौकिक आनंद की अनुभूति देने के लिए भी साहित्य का सृजन नहीं होता। यह साहित्य के अंतर्गत एक अल्प रूप में हमें कहीं कहीं पाठकों को चौंकाने के लिए इसका थोड़ा बहुत प्रयोग होता हुआ हमें देखने के लिए मिलता होगा, लेकिन साहित्य का उद्देश्य इससे कई अधिक व्यापक, विशाल और गहरा है। तो उस व्यापकता को, विशालता को यह परिभाषा अपने अंदर समेटती हुई हमें देखने के लिए नहीं मिलती, और इस कारण यह परिभाषा एकांगी या अधूरी हमें लगती है। अगले महत्वपूर्ण साहित्यकार है जयशंकर प्रसाद। उन्होंने काव्य को परिभाषित करने के लिए लिखा है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं होता। वह एक रचनात्मक ज्ञानधारा है। अर्थात जयशंकर प्रसाद ने साहित्य का जो स्वरूप है, साहित्य की जो विशेषताएं हैं, साहित्य के जो लक्षण हैं, उन स्वरूप, लक्षण और विशेषताओं को रेखांकित करने के लिए इस तरह की परिभाषा दी हुई हमें देखने के लिए मिलती है। आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति अर्थात आत्मा ने जो जिया है, जो भोगा है, जो सहा है, उसी के आधार पर हमारे विचारों में जो प्रगल्भता आई है, हमारे विचारों में जो परिपक्वता आई है, उसकी अभिव्यक्ति साहित्य के अंतर्गत होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने यह कही कि जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है, अर्थात वह तथ्यात्मक अनुभूति है, प्रामाणिक अनुभूति है और वह व्यक्ति की अनुभूति है। इसलिए उसका विज्ञान के आधार पर भी हम विश्लेषण नहीं कर सकते, या उस अनुभवों के आधार पर विकसित ज्ञान धारा के लिए नया विकल्प भी हम दे नहीं सकते, या उसका विश्लेषण भी हम नहीं कर सकते। और इसलिए अनुभूति परकता और प्रामाणिकता की कसौटी पर विकसित ज्ञान धारा साहित्य में प्रवाहित होती रहती है।
और इस ज्ञानधारा को प्रवाहित करने वाली विधा को जयशंकर प्रसाद जी साहित्य या काव्य के अंतर्गत रखते हैं। और इसलिए जयशंकर प्रसाद की यह परिभाषा कई अर्थ और साहित्य के लक्षणों को अपने अंदर समेटती हुई हमारे सामने आती हुई हमें देखने के लिए मिलती है। और इसलिए हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के साथ साथ जयशंकर प्रसाद की यह परिभाषा भी महत्वपूर्ण है। इस परिभाषा को भी हमें समझने की आवश्यकता है। और अंतिम हिंदी के महत्वपूर्ण विद्वान एवं आचार्य है डॉक्टर नगेंद्र। इन्होंने साहित्य या काव्य को परिभाषित करने के लिए लिखा है, सरस शब्दार्थ का नाम काव्य है। अर्थात नगेंद्र क्या कहते हैं, सरस शब्दार्थ। अब यह जो सरस है, अब स में रस भी है। सरस का एक अर्थ श्रेष्ठ भी होता है, तो दूसरा अर्थ यह निकलता है रस के साथ। इस दृष्टि से देखा जाए तो रस से युक्त शब्द और अर्थ वाली विधा को नगेंद्र जी काव्य मानते हैं। अब यहां केवल रस से युक्त शब्द और अर्थ को व्यक्त करना यह साहित्य का प्रयोजन नहीं है। इसके साथ साहित्य के अनेक प्रयोजन जुड़े हुए हैं। उन प्रयोजनों की बात इस परिभाषा में होती हुई हमें देखने के लिए नहीं मिलती। तो इस तरह हिंदी के अनेक विद्वान एवं आचार्य हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से साहित्य एवं काव्य को परिभाषित करने का प्रयास किया है। लगभग सभी विद्वान एवं आचार्यों ने इसी आशय, इसी अर्थ को अभिव्यक्त करने वाली परिभाषाएं दी है। और इस कारण यहां केवल हम इतनी ही परिभाषाओं को देख रहे हैं। इस तरह हम तीसरे वीडियो में हिंदी विद्वानों के द्वारा दी गई कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और उसके विवेचन को हम देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम पाश्चात्य विद्वानों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण दी गई परिभाषाओं को देखेंगे। साथ ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साहित्य के उभर कर आने वाले लक्षण एवं उसकी विशेषताओं को भी देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।